बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। राजस्थान के साथ साथ में ये भारत का भी पहला किसान आंदोलन था। ये एक ऐसा आंदोलन था जो अहिंसात्मक रूप से और बहुत ही लंबे समय तक यानी 44 वर्ष तक चलने वाला विश्व का पहला आंदोलन था। इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इस आंदोलन ने लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस आंदोलन की यह है कि ये आंदोलन स्वतःस्फूर्त आंदोलन था। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट बात हम करें तो ये आंदोलन क्या था, एक स्वावलंबी आंदोलन था। स्वावलंबी का मतलब होता है इस आंदोलन के अंदर जितना भी खर्चा आया वो सारा का सारा खर्चा यहाँ बिजोलिया के किसानों ने ही बन किया, यानी बाहर से इसके अंदर पैसा नहीं लगा था। इस आंदोलन की हम सरसा 3 पार्ट के अंदर देखेंगे। वैसे यहाँ एक ही सभी पार्ट मिक्स में है, लेकिन ये आंदोलन 3 पार्टों के अंदर चला था। प्रथम पार्ट्स के अंदर ये आंदोलन क्या था, स्थानीय लोगों ने यानी स्थानीय नेताओं ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था और किसानों को जागरूक करने का कार्य किया था। दूसरे पार्ट के अंदर ये आंदोलन राष्ट्रीय पहचान अपनी बनाएगा और इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय नेता करेंगे, जिसमें विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, इसके साथ बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी, इनका भी क्या रहेगा। हालांकि ये नेतृत्व नहीं करेंगे, लेकिन इनका भी क्या होगा, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनका क्या होगा, इन आंदोलन में हस्तक्षेप रहेगा, या कह सकते हैं इसमें योगदान रहेगा। और अंतिम चरण के अंदर क्या हो जाएगा, इस आंदोलन का क्या हो जाएगा, डिक्लाइन यानी पतन हो जाएगा। और कुल मिलाकर के ये 1847 से लगाकर 1941 तक चलने वाला ये बहुत अपने 1897 से लगाकर 1941 तक चलने वाला पहला महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके अलावा इस आंदोलन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं उससे संबंधित मैंने एक पार्ट जो कक्षा 10 से संबंधित किसान आंदोलन का पहले ही अपलोड कर दिया। उसके बारे में और जानकारी चाहें तो आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं। वैसे आप उस पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कक्षा 10 और 12 में कुछ अलग अलग तथ्यों की बात है। जैसे आपके इसमें तो शुरुआत वाले 2 जो मैंने कहा 3 भाग में ये आंदोलन हुआ था, उसमें प्रारंभ के 2 भागों का वर्णन, जबकि कक्षा 10 के अंदर तीनों भागों का वर्णन है। तो उस पार्ट को आप नहीं देखा तो ज़रूर देख लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखेंगे अब किसान आंदोलन और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का इस आंदोलन में भूमिका रहेगी 1913 से लेकर के 1922 तक। वैसे विशेष रूप से ये 1927 तक इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे और 1927 के बाद में ये इस आंदोलन से क्या हो जाएंगे, डिक्लेयर। लेकिन यहाँ 1922 तक ही हम पढ़ेंगे। भूमिका आप देखेंगे इस आंदोलन की, ये भूमिका के बाद 1913 में पहले साधु सीताराम दास और बाद में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट्स के अंदर बताया कि पहले पार्ट्स के अंदर ये स्वतःस्फूर्त आंदोलन था और स्थानीय नेताओं ने इस आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। स्थानीय नेता में कौन थे, साधु सीताराम दास है, बृहदत्त है, तो आदि ऐसे इन लोगों ने क्या किया था, इस आंदोलन को चलाने का कार्य किया था। लेकिन बाद में फिर विजय सिंह पथिक इस आंदोलन के अंदर उसकी एंट्री होती है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था वो जान लेते हैं कि जागीरदारों द्वारा बिजोलिया की जनता पर लगाए गए विभिन्न करों यानी जो लाग बाग थी और विभिन्न लाग बाग के विरुद्ध उनका आंदोलन करना या उनके विरुद्ध क्या करना था, आवाज़ उठाना मुख्य रूप से ये था। यानी विभिन्न प्रकार के जो कर थे और करों के साथ साथ में विभिन्न प्रकार की लाग बाग इनसे ली जाती थी, उनके विरुद्ध क्या करना था, इनका आवाज़ उठाना। इसके अलावा विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर जैसे यानी देखो अब लाग बाग कितनी थी, मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया कि लगभग कहीं कहीं तो किसानों से 3 प्रकार की लाग बागतें ली जाती थी। इन सारी लाग बागतों के कारण किसानों की जो उपज होती थी उस उपज का 87% यानी 87% हिस्सा इन्हीं में चला जाता था। अब देखो ये लाग बाग कब ली जाती थी, हर समय ली जाती, जैसे कोई भी त्यौहार हो या कोई भी और भी अवसर हो, उन सब अवसरों पर किसानों से क्या ली जाती लाग बाग। जैसे फसल की कटाई होगी तो भी लाग, विवाह होगा तो भी लाग लिया जाएगा, जन्मदिन समारोह होगा, ये कहाँ पर होगा, ठिकाने के अंदर होगा और उसके लिए लिया जाएगा। इसके अलावा जागीर के विभिन्न सामाजिक उत्सव होंगे, उन्हीं उत्सवों पर किसानों से क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक किसान को निश्चित मात्रा में कर देना पड़ता था। अगर किसान उसकी मना कर देता तो उससे क्या करता था, किसान को उसकी बहुत ही बड़ी क्या करता था, उसके ऊपर सामत ही आ जाती थी। यानी उस किसान को फिर क्या करता था, शारीरिक यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। यानी मना करने की अवस्था में उसे भारी शारीरिक यातनाएं
सहन करनी पड़ती। जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया, उसे घंटों धूप में खड़ा कर दिया जाता था, गाड़ी या घोड़ों के पीछे बांध के घसीटा जाता था, उसका सामाजिक अपमान किया जाता था, कोड़े मारे जाते थे, उनके जो महिलाएं बच्चे उनका अपमान किया जाता था। तो इस तरीके से क्या था, किसानों के साथ में बहुत ही अमानवीय व्यवहार ये ठिकाने के लोग किया करते थे। अब कार्य ठिकाने में होता था, उसको चुकाना किसको पड़ता था, इन किसानों को चुकाना पड़ता था। इसी प्रकार बेगार यानी बिना पारिश्रमिक के जो कार्य करवाया जाता प्रचलित। परिणाम ये हुआ कि सुबह से शाम तक परिश्रम करने के बावजूद किसान के लिए भरपेट भोजन कर सकना क्या हो गया, असंभव हो गया, यानी वो अपना पेट भी नहीं भर पाता था। अतः बिजोलिया के किसानों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया, 1 वर्ष के लिए जो खेती है, खेती करना स्थगित कर दिया और साथ ही साथ भू राजस्व देने से मना कर दिया। अब देखो इस पार्ट के अंदर क्या था, अब पहले पार्ट के अंदर, ये पहले पार्ट की बात हो रही है, तो जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास इस समय कर रहे थे, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर क्या हुआ, पहले किसानों की इस समस्याओं के बारे में, यानी यहाँ की, वैसे मैंने जो कक्षा 10 वाला पार्ट है उसमें आप देख लेना, उसमें मैंने विस्तार से बताया गया। तो उस पार्ट के अंदर जब किसानों ने इस अत्याचारों के बाद में विरुद्ध जो आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ के कारण पहले जैसे नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल ये गए थे मेवाड़ के महाराणा से मिलने के लिए, उनसे भी अरदास लगाई थी कि भाई आप हमारे से ठिकाने अमानवीय व्यवहार करता है, अधिकतर लाग बागते लेता है, उससे मुक्ति दिलवाई जाए ऐसी, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जब वहाँ से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था और इधर ठिकाने का शोषण बढ़ गया था, तब ये आंदोलन चलाया गया था। और इस आंदोलन के अंदर 1 वर्ष के लिए, यानी जो कहेगी भाई कि हमारे ऊपर ये ठिकाने कहाँ करेंगे, कि ये लगान के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लगान लेंगे किससे, खेती से, तो हम खेती ही नहीं करेंगे, तो ये लगान किससे वसूल करेगा। और इस क्षण में कुछ किसान यहाँ की जमीन छोड़ कर के मालवा के क्षेत्र में भी चले गए थे। इस कारण हालांकि बाद में इनके अंदर क्या हो गया था, समझौता भी हो गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास कर रहे थे, परंतु इसी बीच 1915 में वे चित्तौड़ में विजय सिंह पथिक से मिले। चित्तौड़ के अंदर गए और वहां जाकर के इन्होंने विजय सिंह पथिक से मिले और विजय सिंह पथिक से इस आंदोलन के बारे में उन्होंने बताया कि किसानों की, ये विजय सिंह पथिक से कहाँ से मिले थे, ओछड़ी, चित्तौड़ के अंदर जो ओछड़ी गांव है, उस ओछड़ी गांव में मिले और वहां जाकर के उन्हें पूरी किसानों की ऊपर जो ठिकाने द्वारा किए जा रहे थे अत्याचार, उन अत्याचार के बारे में विजय सिंह पथिक को परिचित करवाया। और यहीं से विजय सिंह पथिक इस आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हो गए, यानी उनसे अनुरोध किया गया कि आप आइए और इस आंदोलन का क्या कीजिए, नेतृत्व कीजिए। किसानों के साथ में बहुत ही अमानवीय बर्ताव यहाँ का ठिकाने कर रहा है और हमने इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन ठिकाने ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की थी। साधु सीताराम दास ने जागीरदारों द्वारा जो किए जा रहे असहनीय जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों की उन्हें कहानी सुनाई और पथिक ने इसका नेतृत्व संभालना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार बिजुलिया आंदोलन को एक नया और उत्साही नेता मिल गया था। ये पहले से ही आंदोलन के अंदर जुड़े हुए थे, हालांकि विजय सिंह पथिक के ऊपर भी अंग्रेजी सरकार ने वारंट जारी कर दिया। इस कारण ये वहाँ से जो उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ गतिविधियाँ संचालित करते थे, वहाँ फिर इनको जेल में डाल दिया और जेल से निकल कर के राजस्थान के चित्तौड़ के अंदर ओछड़ी क्षेत्र के अंदर आ गए थे और वहीं से निवास करने लगे। इनका मूल नाम भूप सिंह था और यहाँ आने पर इन्होंने अपना नाम बदल करके विजय सिंह पथिक रख दिया और अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी ताकि अंग्रेज इनको नहीं पहचान सके। 1916 में बिजुलिया के किसानों ने मन्नालाल पटेल की अध्यक्षता के अंदर किसान पंच बोर्ड की स्थापना की है। मुख्य रूप से यहाँ से क्या है, इनका जो संगठन है, हालांकि पहले से इनको जो अपनी जो जाट धाकड़ पंचायत नाम से और भी संगठन बना हुआ था, ये प्रारंभ से ही थोड़े यहाँ के किसान संगठित तो थे ही, लेकिन यहाँ फिर से इनके किसानों की एकता के लिए इस पंच बोर्ड का गठन किया गया। विजय सिंह पथिक से प्रेरणा पाकर बिजुलिया के किसानों ने युद्ध रण देने से इनकार। ये 1916 की बात, तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो इस समय जो प्रथम विश्व युद्ध का जो खर्चा था वो अंग्रेजों ने किसके ऊपर डाल दिया था, देश से रियासतों ने। अब रियासतें क्या करेगी, अपन खुद जेब से वो बढ़ने वाले थे नहीं, उन्होंने वो खर्चा किस पर डाल दिया, जागीरदारों पर, और जागीरदारों ने डाल दिया किसानों पर। तो इस तरीके से आखिर स्थिति किसकी खराब होने वाली थी, किसानों की। तो इससे वो पीड़ित है। तो इसी कारण यहाँ से किसानों ने क्या कर दिया, हम युद्ध ऋण नहीं देंगे। उन्होंने जागीरदारों को किसी भी प्रकार का सहयोग देने से भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि किसान पंचायत ने निर्णय ले लिया कि वे प्रत्यक्ष रूप से जागीरदारों से कोई संबंध नहीं रखेंगे
और पंचायत के माध्यम से ही सब कार्य करेंगे, चाहे वो न्यायिक कार्य हो या फौजदारी कार्य हो। सभी प्रकार के कार्य हम अब क्या करेंगे, किसान पंचायत के माध्यम से ही करेंगे, हम जागीरदार को नहीं मानेंगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ब्रिटिश सरकार तक सतर्क हो गई। उसने ये घोषणा कर दी कि मेवाड़ और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोल्शेविक कहाँ से थे, ये रूस से संबंधित है, रूस में बोल्शेविक क्रांति उससे संबंधित है कि घुस आए और वे रूसी क्रांति के आधार पर सशस्त्र क्रांति करना चाहते। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर काफ़ी सारी आयोग भी गठन हुए गए, जिन्हें मैंने कक्षा 10 के पार्ट में आपको बताया है, वहाँ आप देख ले। लेकिन उन सारे जो समितियां थी, उन समितियों का यहाँ पर कोई प्रभाव इस ठिकाने के ऊपर नहीं पड़ा, यानी किसानों की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान नहीं हुआ था। अतः ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ के महाराणा अब यहाँ से दबाव डाला। अब ब्रिटिश सरकार तक स्थिति गई तो ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ के महाराणा और अन्य जो जागीरदार थे उनको इस बात के लिए भारी दबाव डाला कि बिजोलिया के किसान आंदोलन को शीघ्रातिशीघ्र कुशल दिया जाए। और अब तो क्या होगा ऐसी स्थिति के, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों को डर था कि अगर ये आस पड़ोस के अन्य जो ठिकानों के अंदर या अन्य जागीर क्षेत्रों में फैल गए, उन्हें पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में इस आंदोलन को फैलने का खतरा था। इसी कारण अंग्रेजों ने दबाव डाला कि भाई इसको समय रहते इस आंदोलन को क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। तब सरकार ने क्या चलाया, दमन चक्र चलाया। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए विजय सिंह पथिक कोटा राज्य की सीमा में चले गए। कहाँ चले गए, कोटा राज्य की सीमा में थे उमा जी का खेड़ा, उमा जी का खेड़ा नामक ये स्थान पर चले गए और वहीं से इस आंदोलन का ये क्या करते रहे, नेतृत्व करते रहते। जागीरदारों ने किसानों की समस्याओं का हल करने का कोई कदम नहीं उठाया। काफ़ी सारा प्रयास हुआ लेकिन फिर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो सत्याग्रह करना प्रारंभ किया गया। प्रत्युत्तर में जागीरदारों ने दमनकारी साधनों का प्रयोग किया। हजारों किसानों को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसमें साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, प्रेमचंद भील और माणिक्यलाल वर्मा थे। इन सबको क्या कर लिया था, ठिकाने ने गिरफ्तार कर लिया था। जागीरदारों ने समस्त जो जमीन थी उस जमीन को क्या कर दिया था, जब्ती घोषित कर दिया, परंतु किसानों ने समर्पण करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यानी सारी जमीन थी उनको जब्त कर लिया, फिर भी किसानों ने क्या कर दिया, संघर्ष छोड़ा नहीं, यानी वो अपना क्या करे, अपने संघर्ष को जारी रखे हुए थे। रामनारायण चौधरी जो स्थिति का अध्ययन करने के लिए इस क्षेत्र में आए थे, यानी अध्ययन करने बिजोलिया आ गए थे, के अनुसार बिजोलिया का जो प्रत्येक स्त्री, पुरुष और युवक राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था और प्रत्येक स्थान पर वंदे मातरम की आवाज़ सुनाई देती थी। यानी इससे सिद्ध होता है कि यहाँ के जो किसान थे वो किसी भी स्थिति में अब पीछे हटने को वो तैयार नहीं थे। बिजोलिया सत्याग्रह का समाचार समूह भारत में फैला था और इस समय कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने भी कई समाचार पत्र थे उनके माध्यम से फैलाए। और इस समय यही कारण था कि महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, इसके अलावा जो गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे जो राष्ट्रीय नेता थे उनका ध्यान इस आंदोलन की ओर आकर्षित हुआ था। हालांकि यहाँ विजय सिंह पथिक ने भी काफ़ी सारा प्रयास किया था। उन्होंने उस समय अमृतसर अधिवेशन, फिर नागपुर अधिवेशन, इन सारे के सारे अधिवेशनों के अंदर जो कांग्रेस के नेताओं को इन्होंने यहाँ की किसानों की समस्या के लिए और उन पर होने वाले अत्याचारों से उन्हें प्रेरित करवाया था। जब स्थिति पर काबू नहीं किया जा सका तो राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी सर रॉबर्ट हॉलैंड और मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन इस समस्या का समाधान निकालने के लिए पहुंचे। हालांकि इससे पहले भी जो हामिद हुसैन थे उसके नेतृत्व में भी आयोग आया था, लेकिन उनका क्या था, कोई यहाँ रिजल्ट नहीं निकला था। एक बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, उनके नेतृत्व में भी आयोग आया था, लेकिन सारी समस्याएं क्या थी, समस्याएं जहाँ की तहाँ बनी रहती, यानी ठिकाने ने किसी की भी नहीं सुनी। ऐसी स्थिति के अंदर अब ब्रिटिश सरकार ने जब उन्होंने देखा कि सारे साधन अपना लिए गए, दमन चक्र भी चलाया गया, फिर भी किसान टच से मस नहीं हो रहे हैं, तो अब जो मोर्चा है वो किसने संभाल लिया, राजस्थान के जो एजीजी थे, क्योंकि इनके ऊपर ब्रिटिश सरकार का दबाव आया कि भाई इधर विश्व युद्ध चल रहा है, भारतीयों का हमें सहयोग चाहिए, और ये आंदोलन ऐसे चल रहा था आस पड़ोस के क्षेत्रों में और फैल गया तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, और ज़्यादा खराब हो जाएगी। और इस इधर जो ब्रिटिश सरकार उस पर भारतीयों का सहयोग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। इन सारी परिस्थितियों के अंदर क्या हुआ,
जो यहाँ के ब्रिटिश सरकार के निर्देश पर यहाँ के जो राजस्थान के एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड, उसने क्या किया था, एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष वो रॉबर्ट हॉलैंड थे। उसमें फिर ये जो मेवाड़ के जो ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन शामिल थे, इनके सचिव थे आगलवी वो शामिल थे। इसके अलावा यहाँ के जो दीवान थे प्रताप चंद चंद्र सिंह वो इसमें, और शायर जो हाकिम थे बिहारी लाल वो इस समिति के अंदर शामिल थे। और ये सारे के सारे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहाँ पर आ गए, ये मेवाड़ पहुँचे। इसमें मेवाड़ राज्य का जो प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये जो दीवान थे प्रकाश चंद चटर्जी, और जो बिहारी लाल कौशिक ये यहाँ के शायर हाकिम थे। अब ठिकाने का जो प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये कामदार हीरालाल, फौजदार तेज सिंह और मास्टर जालम सिंह, इनके द्वारा ठिकाने का नेतृत्व किया गया। आप चित्र देख सकते हैं, ये है विजय सिंह पथिक और इधर साइड में है माणिक्यलाल वर्मा। तो बिजोलिया के किसानों ने इस बात पर बल दिया कि बातचीत में राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। प्रारंभ में ये तैयार नहीं हुए थे, लेकिन किसानों के दबाव के कारण आखिर इन्हें किसानों की इस मांग को स्वीकार करना पड़ा। अतः बिजोलिया पंचायत और सेवा संघ की ओर से रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और पंचायत शर्मा जो सरपंच थे मोतीचंद, उन्होंने इसके अंदर क्या लिया था, भाग लिया था। तो एजीजी के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप ठिकाने के जो जागीरदारों और बिजोलिया के किसानों के मध्य समझौता हो गया। समझौते के अनुसार किसानों की अनेक मांगें स्वीकार कर ली गई, उनसे बेगार की समाप्ति और अधिकांश जो लाग बाग उनका उन्मूलन करना सम्मिलित था। और ये भी तय हुआ कि किसानों के विरुद्ध चलने वाले मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे और जिस वर्ष खेती नहीं की गई उसका भू राजस्व नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। यानी इनके बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौते के अनुसार इन्होंने क्या किया था, 30 लाख बागों को, कहीं कहीं 35 भी बताया गया और 35 वाला थोड़ा सही है कि 35 जो लाख बागें थी, उन लाख बागों को क्या कर दिया था, यहाँ पर क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और किसानों को काफ़ी और भी रियायतें दी गई थी, जैसे उनके ऊपर जो ठिकाने ने मुकदमे चला रखे थे उनको कहा गया कि वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और उन्होंने किसानों ने क्या किया था, जिस वर्ष खेती नहीं की थी उस वर्ष का भू राजस्व यानी लगान नहीं लिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये समझौता भी कारगर नहीं हुआ था, क्योंकि इस समझौते को ठिकाने ने मानने से इनकार कर दिया। किसान बड़े जोर जोर से खुशी से गए थे कि भाई हमारी विजय हुई, लेकिन ठिकाने ने इसको स्वीकार नहीं किया था। ये दूसरा पार्ट, इसके बाद तीसरा पार्ट और है, लेकिन हालांकि आपकी बुक्स के अंदर इतना है, उसके लिए आपको पढ़ना तो वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, कक्षा 10 वाला, उसको आप ज़रूर देख ले, उसमें मैंने विस्तार से बताया गया। हालांकि थोड़ा उसके बारे में भी बता देता हूँ। तीसरे चरण के अंदर फिर क्या होता है, जो किसानों ने फिर इसके लिए आंदोलन किया, और इस बार जब वो विजय सिंह पथिक जो निर्वाचन का समय अपना व्यतीत कर रहे थे उनके पास गए, तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया था, इस बार किसानों को जो सलाह दी थी कि भाई जब वो लगान बढ़ा रहे, क्या करो आप माल भूमि छोड़ दो। तो किसानों ने विजय सिंह पथिक के कहने से जो माल भूमि छोड़ दी, और माल भूमि छोड़ने के कारण क्या था, अब किसानों की स्थिति खराब। क्यों? क्योंकि ठिकाने ने किसानों की वो माल भूमि जो महाजन लोग थे उन्हें बेच दी थी। तो इस प्रकार किसानों के हाथ से ज़मीन भी चली गई। और इधर जो इनके प्रमुख नेता थे जो बिजोलिया किसान आंदोलन के, चाहे वो विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, इधर जमनालाल बजाज की भी इसमें एंट्री हो जाती। इन सारों के बीच में क्या हो गए थे, मतभेद हो गए थे। तो इन सभी परिस्थितियों में आंदोलन क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। यानी इस तीसरे पार्ट के अंदर क्या होगा, आंदोलन का जो पतन हो जाएगा। और विजय सिंह पथिक को किसान भी जो जमीन छीन जाने से, इससे भी किसान भी नाराज हो गए, और 1927 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को छोड़कर चले जाते हैं। और इस तरीके से फिर हरिभाऊ उपाध्याय की भी एंट्री होती है, और धीरे धीरे और अंत में जाकर के 1941 के अंदर इस आंदोलन के अंदर समझौता होता है, जिसमें किसानों को उनकी जो वापस माल भूमि वो वापस दे दी जाती है, और बहुत सारी जो लाग बाग थे वो भी कम कर दी जाती है। हालांकि विशेष सफलता इसको आज़ादी के बाद ही मिल पाई थी। तो आज के चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम बेगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और आज के लिए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देना है। और आपका आज का जो सवाल है वो सवाल है कि सागरमल गोपा कौन सी रियासत से संबंधित है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। धन्यवाद।